स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आपका केवीएस और एचपीएससी की साइकोलॉजी सीरीज़ यहाँ पे चली हुई है। उसी के अंदर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आपका पिक किया है। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के अंदर जो लर्निंग होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जो आपको ऊपर आई बटन पे दिख रहे होंगे, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो। आज बात करेंगे फैक्टर्स कौन से होते हैं जो आपके अधिगम को अफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन से कारक होते हैं जो आपके सीखने को प्रभाव डालते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। और जो आपको सिलेबस में मेंशन है कि इसके क्या इम्प्लीकेशन है डिज़ाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में, कि टीचर को अपने क्लासरूम को कैसे यहाँ पे डिज़ाइन करना चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस बच्चे के लिए होनी चाहिए है, स्टूडेंट से क्या क्या एक्टिविटीज़ हम लोग प्लान करवा सकते हैं ताकि इफेक्टिव लर्निंग हो सके, और क्या लर्निंग स्पेस होना चाहिए स्कूल के अंदर। इस लर्निंग स्पेस का मतलब है हम कैसा इन्वायरमेंट यहाँ बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में देखेंगे। एचपीएससी वाले कैंडिडेट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, सो आपको भी ये चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। इसके साथ ही वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, अपने वैल्यूबल कमेंट यहाँ पे छोड़ के जाइएगा, और बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल मत जाइएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, अफेक्टिव लर्निंग की भाई हमारा जो सीखना है वो कैसे प्रभावित हो सकता है, किन किन कारकों से जो सीखना है वो प्रभावित हो सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको नीचे दिए गए हैं, उनको आज डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर आपका इंटेलेक्चुअल फैक्टर होता है जो आपकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है। एनवायरनमेंट फैक्टर यहाँ पे होता है। फिजियोलॉजिकल आपकी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, आपके शारीरिक फैक्टर यहाँ पे हो सकते हैं। मोटिवेशन फैक्टर होता है, इंटरेस्ट होते हैं आपके, और कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़रूरी होता है लर्निंग के लिए। इमोशंस और इंटेलिजेंस आपका अगेन यहाँ पे लिख दिया गया है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आज पढ़नी है इस वीडियो के अंदर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर इंटेलेक्चुअल फैक्टर की, तो देखिए आप सभी को पता है कि ये किससे रिलेट करता है, आपके कॉग्निटिव लेवल से, आपके संज्ञान से रिलेट करता है, आपके मानसिक लेवल से ये जो चीज़ है रिलेट करती है। हर बच्चे का जो इंटेलिजेंस होती है वो अलग अलग होती है, हर बच्चे का जो आईक्यू होता है वो अलग अलग होती है, क्योंकि सभी की इंडिविजुअल डिफरेंस भी होती है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कंसेप्ट जो है, मान लीजिए आपको कोई कंसेप्ट किसी की भी और अदर की वीडियो देखने से समझ में आता है, किसी टीचर से पढ़ने समझ में आता है। सो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक ही पर्टिकुलर सोर्स पे आप स्टिक कर जाएं। सो आपका इंटेलिजेंस जो है यहाँ पे वेरी करता है और आपकी लर्निंग को ये चीज़ अफेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और आईक्यू यहाँ पे काफ़ी मैटर करते हैं। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे बच्चे के लिए ध्यान रखने की चीज़ है। एनवायरमेंटल लर्निंग के एनवायरमेंटल फैक्टर है, यहाँ पे लर्निंग नहीं है। एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड यहाँ पे फैक्टर दिए गए हैं। अब इसके अंदर एनवायरनमेंट के का मतलब है कि बच्चा है, जैसे ये चाइल्ड है, इसके सराउंडिंग में जो कुछ भी इसके आस पड़ोस का एनवायरनमेंट है वो सभी उसके लिए अफेक्ट करता है। जिसमें आपकी सोसाइटी आपके यहाँ पे आ जाती है, जो सोशो कल्चर बैकग्राउंड है वो यहाँ पे आ जाता है। अगर आपकी सोसाइटी यहाँ पे सही से नहीं, आपको सपोर्ट नहीं करती है, उतने लोग इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है, तो आपकी लर्निंग यहाँ पे क्या हो सकती है, यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ आता है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट से मतलब है जैसे जो डेस्क वगैरह है जहाँ पे आप बैठते हो, इलेक्ट्रिसिटी आपके स्कूल में अगर सही से नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सही से नहीं है, बोर्ड वगैरह नहीं है ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है बच्चे की लर्निंग में। सो ये आपका फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है जो बच्चे को एफिशिएंटली अफेक्ट करता है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर की अगर बात करूं तो ये आपका हेल्थ से रिलेटेड होता है, जो आपके स्वास्थ्य होता है। अगर बच्चा बोर हो रहा है, मान लीजिए थकान अगर बच्चे को है, तो कहीं ना कहीं बच्चा लर्निंग में काफ़ी यहाँ पे पिछड़ता है, बच्चे की जो लर्निंग है वो कहीं ना कहीं डाउन होती है। सो फटीग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि थकान अगर है, इंजरी है, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी वाउंड है, कोई घाव वगैरह है, सो वो बच्चे को यहाँ पे क्या कर सकता है, अफेक्ट करता है। कोई हेल्दी अगर बच्चा है तो वो अगर किसी भी जो पार्टिसिपेट कर सकता है एवरी क्लास एक्टिविटी में, अगर बच्चा हेल्दी है तो ये एक फैक्टर हो सकता है जो बच्चे को लर्निंग में यहाँ पे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट चीज़ है मोटिवेशन की। मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बच्चे के लिए, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, बच्चे को प्रोत्साहन मिलना का जो है ज़रूरी होता है। बच्चा अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी कार्य अगर यहाँ पे कर रहा है और वो अच्छे से कर रहा है, और अगर उसको किसी भी तरह का मोटिवेशन यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि वो यूजलेस है और वो सही से चीज़ों को नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं, आप कोई रिवार्ड्स दे सकते हो, ठीक है, बच्चे को आप वेल डन, गुड ऐसे बोल सकते हो, तो ये ज़रूरी होता है बच्चे को उसकी लर्निंग को करने के लिए। अगर मोटिवेशन नहीं है तो बच्चा कहीं ना कहीं लैक कर रहा होता है और वो लर्निंग यहाँ पे सही से नहीं कर रहा होता है। सो मोटिवेशन वाला जो चीज़ें है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है।
अब बात आती है इंटरेस्ट की, विलिंगनेस यहाँ पे हो जाती है ना, इच्छा ही नहीं है बच्चे का, इंटरेस्ट ही नहीं है। ये आपकी कहीं ना कहीं थोंडाई की लॉ ऑफ रेडीनेस रिलेट करता है कि अगर बच्चा रेडी है ही नहीं चीज़ों को सीखने के लिए, बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, बच्चे का विलिंगनेस है ही नहीं चीज़ों को सीखने के लिए, तो आप लाख चाहकर भी बच्चे को यहाँ पे चीज़ें नहीं लर्न करा सकते हो, नहीं चीज़ें सिखा सकते हो। तो अगर बच्चे का इंटरेस्ट है, बच्चे का जो रुचि है चीज़ों को लर्न करने में, तो ही बच्चा यहाँ पे लर्न कर सकता है, अदरवाइज वो सब उसके सर के ऊपर से चली जाएंगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे काफ़ी मैटर करता है। नेक्स्ट चीज़ आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई भी क्लियर या इफेक्टिव कम्युनिकेशन लर्नर के बीच साथ नहीं है टीचर का, तो यहाँ पे जो लर्निंग है वो बिल्कुल भी जो है सही से नहीं होगी। जो भी आइडियाज़, थॉट्स, ओपिनियंस जो बच्चे के हैं, जो टीचर के हैं, वो एक दूसरे के थ्रू कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे। सो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि भाई टीचर आया और अपना लेक्चर यहाँ पे सीधा ही जो डिलीवर करके चला गया, चाहे बच्चे को पसंद आए ना आए। बच्चा अगर कुछ अपनी चीज़ों को पूछना चाहता है तो टीचर ने अलाउ नहीं किया। सो ये चीज़ें यहाँ पे रोंग हो जाती है। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है लर्निंग के अंदर। बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो वो इफेक्टिवली बच्चा अपनी प्रॉब्लम को टीचर से पूछ सके, ऐसा एनवायरनमेंट हमें बच्चे को देना चाहिए। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ है इमोशंस। अगर बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप में एंग्री है, सैड है, फ्रस्ट्रेटेड है किसी ना किसी तरीके से, तो वहाँ पे वो जो भी चीज़ें उसका माइंड प्रोसेस करना चाहता है, जो भी चीज़ें उसका माइंड यहाँ पे एक्सेस करना चाहता है, तो उसमें उसको बहुत दिक्कत आए, क्योंकि ऑलरेडी वो उदास है, फ्रस्ट्रेटेड है। तो इमोशंस बच्चे के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं उसकी लर्निंग में। तो इमोशन को भी आपने यहाँ पे ध्यान करना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद आती है टीचर्स की पर्सनालिटी। टीचर का क्या व्यक्तित्व है, टीचर का क्या व्यवहार है, ये भी काफ़ी मैटर करता है। टीचर पर्सनालिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। ठीक है, अब टीचर की सुप्रीम वैल्यू ये नहीं है कि रेगुलर परफॉर्मेंस ऑफ रूटीन ड्यूटीज़, मतलब बस आया टीचर, अपना चौक उठाया, अपनी नोटबुक उठाई और वहाँ पे लेक्चर डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया। टीचर को पहले देखना पड़ेगा कि जो बच्चे हैं, उसके जो प्यूपिल है, उनकी क्या डिज़ायर है, क्या वो चाहते हैं, वो कौन सा टॉपिक यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जो है टीचर की पर्सनालिटी से काफ़ी यहाँ पे इन्फ्लुएंस होते हैं। टीचर बच्चे के लिए एक रोल मॉडल का काम करता है। सो टीचर को यहाँ पे काम होना चाहिए, बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि भाई, और बाइसनेस तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए टीचर के अंदर। सो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ऊपर के जो फैक्टर थे वो सारे चाइल्ड रिलेटेड फैक्टर थे। अब जो फैक्टर है वो टीचर रिलेटेड फैक्टर है। ये जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ है, डिपेंड करता है कि टीचर किन किन एक्टिविटीज़ का यहाँ पे यूज़ कर रहा है, ताकि बच्चे जो है इफेक्टिव लर्निंग कर सके। ठीक है, एक्टिविटीज़ से हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, मॉडल वगैरह बनवा सकते हैं बच्चे से, ताकि बच्चा जो एक्टिवली इंगेज हो सके। कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं बच्चे को, लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह करवा सकते हैं, सो ताकि बच्चा क्या हो, बच्चा इफेक्टिवली वहाँ पे। नेक्स्ट इज टीचर लर्निंग एक्टिविटीज़। भाई टीचर का भी तो अपना रोल होता है। ऊपर वाले जो थे वो सभी चाइल्ड से रिलेटेड थे, बच्चे से रिलेटेड थे, ये सारे टीचर से रिलेटेड है। ठीक है, जो फैक्टर यहाँ पे जो अफेक्ट करते हैं। अब टीचर जो है लर्निंग में क्या क्या एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। बच्चे से कोई मॉडल बनवा लिया, कोई प्रोजेक्ट बच्चे को यहाँ पे दे दिया, कोई एक्टिविटी करवा ली, ठीक है, जिसमें बच्चा एक्टिवली क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। एक्सपेरिमेंट बच्चे को अगर करके दिखा रहे हैं, बच्चा वहाँ पे भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ है जो कहीं ना कहीं बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करती हैं। क्योंकि कई बारी चीज़ें हम लोग समझ देते हैं, हम लोग थ्योरी वगैरह बच्चे को पढ़ा देते हैं, लेकिन उस चीज़ से रिलेटेड जब तक कोई भी प्रैक्टिकल अगर बच्चे को नहीं करके दिखाया जाए, तो बच्चे की लर्निंग कहीं ना कहीं अधूरी होती है। सो यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ टीचर यहाँ पे कर रहा है, वो यहाँ पे मैटर करता है। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एंड बिहेवियर, ये भी टीचर से रिलेटेड है। अगर टीचर को सब्जेक्ट की नॉलेज है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को वो काफ़ी अफेक्ट करता है। टीचर मान लो भाई कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है, अगर उसको वो अच्छे से नहीं आता है, तो जो भी एक मैक्सिमम नॉलेज टीचर को डिलीवर करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो डिलीवर नहीं कर पाता है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट के जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं आधे अधूरे रह जाते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट की नॉलेज टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। टीचर का व्यवहार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यवहार से मतलब है कि टीचर कैसे एक्ट कर रहा है। भाई बच्चे के लिए तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैटर करता है ना, बच्चे टीचर से ही तो सीखेगा। सो टीचर यहाँ पे बिल्कुल भी बायस ना हो कि आगे वाले बच्चे के लिए पढ़ा रहा है, पीछे वाले बच्चे को तो नोटिस कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे व्यवहार भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं।
नेक्स्ट चीज़ आती है सीटिंग अरेंजमेंट कैसी है। सीटिंग अरेंजमेंट बच्चे के लिए काफ़ी मैटर करता है ना, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे का टीचर के साथ जो है इफेक्टिव इंटरेक्शन होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड उसको सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, टीचर क्या कहना चाह रहा है उसको वो सही से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पे टीचिंग जो सीटिंग जो अरेंजमेंट है, बच्चे का जो बैठने का तरीका है, वो यहाँ पे काफ़ी मैटर करता है। सो सीटिंग अरेंजमेंट भी टीचर को देखना चाहिए कि उसकी आवाज़ जो है हर बच्चे तक यहाँ पे जा रही है कि नहीं जा रही है। अब जो आपके सिलेबस में दिया ही गया है कि इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं डिज़ाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, कि हम अपने क्लासरूम को कैसे डिज़ाइन कर सके, क्या क्या इंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं वो देखेंगे। सो सबसे पहला है शुड फुलफिल द एम ऑफ एजुकेशन। बच्चे का जो एम है, जो मकसद है एजुकेशन का, वो यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। ये सबसे पहला तो ये बच्चा किस मकसद के साथ, किस पर्पज के साथ जो है चीज़ों को लर्न कर रहा है, पढ़ रहा है, वो यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए है। बच्चे की नीड्स को हमें ध्यान रखना है, बच्चे को क्या आवश्यकताएं हैं, जो उसकी प्रायर नॉलेज है उससे कनेक्ट करते हुए बच्चे को जो है चीज़ें सिखानी है। तो बच्चे के नीड्स यहाँ पे ध्यान रखना है, बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। इंक्लूड स्टूडेंट इंडिविजुअल डिफरेंस। हर बच्चे का जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो अलग होता है, हर बच्चे की आईक्यू अलग होती है, हर बच्चे का इंटरेस्ट यहाँ पे अलग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग टीचर को चलना पड़ता है। मेक श्योर लर्निंग शुड बी अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। सभी बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग ही जो है टीचर को यहाँ पे चलना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शंस को टीचर्स को अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है लेकर के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज़। हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। सो एक्टिविटीज़ में आपका इंडिविजुअल एंड ग्रुप वर्क यहाँ पे हो सकता है। आप इंडिविजुअली भी बच्चे को कोई ना कोई काम दे सकते हो, ग्रुप में बच्चे को कोई ना कोई काम दे सकते हो, क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट आप करा सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ चार्ट मॉडल्स का आप यूज़ कर सकते हो। तो एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है जो अफेक्ट करती है लर्निंग की। लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ आप करा सकते हो। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक दे दिया और आपने बच्चों का भी लाइब्रेरी में जाओ और आपको कहाँ से भी कोई भी चीज़ यहाँ पे इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई बुक में मिलता है तो पढ़ के आओ, तो बच्चा वहाँ पे क्या होगा, एक्टिव होगा बिल्कुल ही, और वो जो कुछ भी चीज़ पढ़ेगा उसके अंदर डायरेक्टली जाएगी। सो यहाँ पे रीडिंग बुक्स होता है, कोई भी जनरल बच्चे ने पढ़ लिया, प्रोजेक्ट्स अगर बच्चे ने कर लिया, तो ये एक्टिविटीज़ है जो टीचर जो है अपने बच्चे को इफेक्टिव लर्निंग देने के लिए प्लान कर सकता है। क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल। बच्चे का लर्निंग स्पेस कैसा होना चाहिए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि बच्चे का कैसा यहाँ पे लर्निंग स्पेस है। लर्निंग स्पेस और लर्निंग सेटिंग रेफर्स टू अ फिजिकल सेटिंग फॉर ए लर्निंग एनवायरनमेंट और ए प्लेस। जहाँ पे टीचिंग और लर्निंग आपकी हो रही है वहाँ पे आपकी क्या फिजिकल सेटिंग है, वहाँ पे कैसे आपकी जो लर्निंग स्पेस है, क्या आपने इन्वायरमेंट दिया है, वो यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहला है क्लासरूम मीटिंग स्पेस। इसके अंदर ये होता है कि आपने देखा होगा ना, एक कलरफुल रग्स वगैरह बिछा दी जाते हैं ताकि बच्चे जो है वहाँ पे अच्छे से बैठ सके, बैठने की सिचुएशन वहाँ पे अच्छे से हो। ठीक है, जो मॉर्निंग की रूटीन होता है बच्चे का वहाँ पे हो, ताकि बच्चे जो कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होके करे, बच्चे का इंटरेस्ट वहाँ पे जागे। सो यहाँ पे मीटिंग स्पेस वो वाली चीज़ है कि बच्चे के लिए सारी चीज़ें अच्छी तरीके से वहाँ पे प्रोवाइड किए जाए, चेयर्स वगैरह हो, है ना, सुंदर सुंदर जो है यहाँ पे डिज़ाइंस हो, तो बच्चा इफेक्टिवली एक्टिव हो जाएगा, बच्चे को इंटरेस्ट भी लगेगा कि हाँ सही है, बहुत सही है। लाइब्रेरी स्पेस, यानी कि अब लाइब्रेरी से आप क्या समझते हो, लाइब्रेरी का मतलब है बहुत सारी बुक्स वगैरह होना। ठीक है, बच्चे को रिसोर्स वगैरह सही से प्रोवाइड किया जाए ताकि बच्चा जो है चीज़ों को अच्छे से पढ़ सके, बुक्स वगैरह वहाँ पे बच्चे को अवेल कराई जाए, बैठने का स्थान हो लाइब्रेरी में सही से, तो ये चीज़ें होती है। उसके बाद राइटिंग सेंटर स्पेस, यहाँ पे भी बच्चे को प्रॉपर जो है डेस्क वगैरह हो। ठीक है, डेस्क वगैरह प्रोवाइड किया जाए, नोटबुक वगैरह अगर हो बच्चे के पास, अच्छे से पेन वगैरह पेंसिल वगैरह का सही से अगर इस्तेमाल बच्चा कर सके, तो ऐसा स्पेस बच्चे को यहाँ पे प्रोवाइड करा जाए राइटिंग के लिए, ये भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट इज सेफ स्पेस। सेफ स्पेस का मतलब होता है काम डाउन स्पेस। अगर बच्चा किसी भी तरह से इमोशनली जो है डिस्टर्ब है, उसको फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एंगर है, बहुत सारा गुस्से में है, तो कहीं ना कहीं उसको एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड करा जाए जहाँ पे वो खुद को टाइम दे सके, खुद को काम डाउन वहाँ पे वो कर सके और शांत कर सके खुद को, तो ऐसा स्पेस भी होना चाहिए है। उसके बाद है कोलाबोरेशन स्पेस। कोलाबोरेशन स्पेस का मतलब होता है कि बच्चे जो है ग्रुप में वहाँ पे चीज़ों को सीख सके, एक दूसरे से वहाँ पे इंगेज होकर के चीज़ें सीख सके। सो ऐसे भी जो है क्लासरूम में जो है चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट है क्रिएशन स्पेस। क्रिएशन स्पेस से मतलब है बच्चों में क्रिएटिविटी आए, बच्चों में रचनात्मकता आए, सृजनात्मकता आए, बच्चे के अंदर क्रिएटिव हो बच्चे।
बच्चे जो है एक्टिवली होकर चीज़ों को सीख सके। आपने देखा होगा ना कि वो बॉक्स वगैरह बच्चे को प्रोवाइड कर देते हैं, फिर वो अपने हिसाब से चीज़ों को अरेंज करते हैं। सो ये चीज़ें भी बच्चों के लिए काफ़ी मैटर करती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था जो मैंने आपके साथ कवर किया है। आई होप आपको सभी को यहाँ पे हेल्प हुई होगी। वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करके जाइएगा, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।